तो दोस्तों ये देखो कंपेटिबिलिटी हम पढ़ लेते हैं। तो अब मैं एक और केस लेता हूँ कंपेटिबिलिटी का, इससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कंपेटिबिलिटी क्या है। ये रिजिड बीम है ये वाली, और भाई इससे 3 रॉड जो है कनेक्टेड है, 3 ये सेंटर पे कनेक्टेड है एग्जैक्टली। जो ये वाली रॉड है ये सेंटर पे कनेक्टेड है एग्जैक्टली, और इसका मटेरियल 1 है, और बाकी 2 रॉड ऐसी है कुछ, ये एंड्स पे कनेक्टेड है ऐसे करके, और दोनों के मटेरियल सेम है साइड वाली के। तो ये हो गया मटेरियल 2, ये भी मटेरियल 2 है ना। तो भाई अब देखो ये जो केस है अच्छा क्वेश्चन है कंपेटिबिलिटी का, और रिजिड बीम है ये वाली, ये है रिजिड बीम, रिजिड बीम, और वेट इसका डब्ल्यू मान लो आप, तो डब्ल्यू लिख दिया मैंने वेट। तो मैं इसके सेंटर पॉइंट पर लगेगा वेट डब्ल्यू ऐसे करके। तो अब देखो क्या होगा, अब ऐसा होगा इसका लेंथ L2 मान लो आप, सेकेंड मटेरियल का 1 वाले का L1 मान लो, और E1 मान लो, और A1 मान लो, और इसका E2 मान लो, और A2 मान लो, L2 E2 और A2 है ना, ये हो गया। तो भाई ये सब चीजें आप देखो, जो रिजिड वाली बीम है इसकी फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाओ, इस पे नीचे लग रहा है इसका वेट, और यहाँ पर लगेगी टेंशन T1, और यहाँ पर लगेगी T2, यहाँ पे भी T2, क्योंकि दो अलग अलग मटेरियल है, ये 1 है 2 है, तो दोनों सेम मटेरियल है, तो दोनों में टेंशन सेम आएगी। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम है किसका, रिजिड बीम का, रिजिड बीम का फ्री बॉडी डायग्राम ये वाला जो ये मैं बना रहा हूँ। तो इम्पोर्टेंट है ये वाला काफी, क्योंकि रिजिड जो इम्पोर्टेंट होती है फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ रिजिड बीम है ना, रिजिड बीम। तो भाई अब देखो इसकी एडबिलिटी जब हमने बनाई तो सिग्मा Fy इक्वल टू 0 लगाएंगे, क्योंकि वर्टिकल है, वर्टिकल में आ रहे फोर्सेस, तो सिग्मा Fy इक्वल टू 0 लगा दिया। तो T1 प्लस कितने 2T2 है ना, 2T2 इक्वल टू W। तो ये एक इक्वेशन आ गई है। अब देखो क्या होगा, इक्वेशन एक है अननोन, दो है, दो एक्सियल फोर्सेस है अननोन T1 और T2। तो भाई जब दो अननोन हो जाए इक्वेशन एक हो, तो नंबर ऑफ इक्वेशन जो है कम है, नंबर ऑफ अननोन ज्यादा है, तो स्टैटिकली इनडिटरमिनेट हो गई, तो कंपैटिबिलिटी देनी पड़ेगी हमें। अब कंपैटिबिलिटी क्या है, देखो कंपैटिबिलिटी हर सिस्टम को देख के हमें डिफाइन करनी होती है, हर एक सिस्टम में अलग अलग कंपैटिबिलिटी लगेगी। तो इसमें क्या है भाई देखो, जब ये रिजिड वाला नीचे आएगा तो रिजिड है तो सीधे ऐसे नीचे आएगा, सीधे मान लो ये अभी यहाँ पे था, फिर ऐसे पहुंच गया यहाँ पे। तो आप देख रहे होंगे डिफरेंस कितना है, इस वाले का इतना है, इस वाले का इतना है, उस वाले का भी इतना ही हुआ, इसका भी इतना ही हुआ। तो डिफॉर्मेशन जितनी इसकी होगी उतनी इसकी होगी, यानी कि 2 मटेरियल की और 1 मटेरियल की डिफॉर्मेशन सेम हो जाएगी, ये कंपैटिबिलिटी है। तो देखो भाई एक्सियल लोडिंग का केस है, इस ये जो है रिजिड बीम है, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम हमने बनाई थी, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ रिजिड बीम। तो रिजिड बीम को जो मटेरियल 2 है वो T2 लोड से खींच रहा है, तो T2 वाले में जो सेकंड मटेरियल है उस पर भी T2 टेंशन आएगी, तो सेकंड मटेरियल का लोड हो गया T2, और पहले वाले को, पहला वाला जो है रिजिड बीम को T1 से खींच रहा है, तो उसका एक्सियल लोड आएगा T1, तो इसका डिफॉर्मेशन हो जाएगा T1 L1 अपॉन A1 E1 होता है ना, लोड इनटू लेंथ अपॉन ए, PL अपॉन ए। तो यहाँ पे जो लोड है वो टेंशन के बराबर है, क्योंकि मटेरियल टेंसाइल है, तो टेंशन में आ रहा है मतलब T2 L2 अपॉन A2 E2, और यहाँ पे E1 आएगा। तो एक रिलेशन ये होगी T1 T2 में, एक ये हो जाएगी T1 यहाँ से T2 के टर्म्स में निकाल देना, वहाँ पुट कर देना, उससे आपको समझ में आ जाएगा सब। और एक बार T1 T2 के टर्म्स में आ गया, उस इक्वेशन से आप T2 निकाल लोगे, और फिर T1 भी मिल जाएगा, फिर उनको एरिया से डिवाइड करके जो क्वेश्चन में पूछा होगा स्ट्रेस वगैरह आप निकाल लोगे। तो कंपैटिबिलिटी ये है कि कोई भी एक्सियल लोडिंग का क्वेश्चन है, जब उसे हम सॉल्व करने लग जाए और हमें लगे कि यार ये तो नहीं हो पा रहा है, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट हो जाए, नंबर ऑफ अननोन्स जो है ज़्यादा हो जाए, हमारे पास जो इक्वेशन है वो कम हो जाए,
तो सॉल्व करने के लिए इक्वेशन कम हो गई, अननोन ज़्यादा हो गए, तो आपको एक इक्वेशन ऐसी डेवलप करनी पड़ेगी जो सिस्टम को देख के, उसके डिफॉर्मेशन को देख के हमें पता लगाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा उसे। तो वहाँ से इक्वेशन हमें मिलेगी। जैसे इस केस में ये वाला मैंने बनाया है, देखो इस केस में ये बनाया, रिजिड बीम जो है नीचे सीधे आ रही है, तो डिफॉर्मेशन जितना इस वाले का होगा 2 का उतना ही 1 का होगा, तो Δ1 इक्वल टू Δ2, ये कंपेटिबिलिटी होगी। तो Δ1 ये कैसे निकाला, लोड इंटू लेंथ अपॉन ए, ये T2 रिजिड बीम को T2 टेंशन दे रहा है, वो रिजिड बीम को खींच रहा है, मतलब ऊपर की ओर, टेंशन तो नहीं दे रहा है। टेंशन तब होती जब इसकी एक्सिस के अलॉन्ग होती, वो खींच रहा है उसे। तो एक्शन रिएक्शन न्यूटन लॉ से पेयर में आता है। तो जब ये रिजिड बीम पे T2 लगा रहा है ऊपर की ओर, तो सेकंड वाले पे भी उसकी एक्सिस के अलॉन्ग लगेगा T2 रिजिड बीम की वजह से, तो वो एक्सियल लोड हो जाएगा, और इस वाले पर लगेगा T1। तो डिफॉर्मेशन तो जो 2 वाला मटेरियल है उस पर सिंगल लोड की वजह से आ रही है, मतलब इस मटेरियल का लो डिफॉर्मेशन या इसका, तो हमें तो किसी एक का लेना है क्योंकि सेम है सब। तो T2 L2 अपॉन A2 E2 इक्वल टू T1 L1 अपॉन A1 E1 ये लगा दिया। तो T1 T2 में हमें रिलेशन मिल गई, ये देखो T1 T2 में रिलेशन मिल गई हमें यहाँ पे, और उस रिलेशन को आप इक्वेशन 1 में पुट करके निकाल लोगे, और उसके बाद एरिया दिया होगा मेंबर्स का, तो एरिया से डिवाइड करके स्ट्रेस आ जाएगा। तो यह है कंपेटिबिलिटी। तो इसमें कई केस बन सकते हैं, तो ये टॉपिक ओवर कर दूंगा जब मैं बाद में पूरा एक मतलब क्वेश्चन का ही लेके आऊँगा पूरा सीरीज़, तब कराऊँगा अच्छे अच्छे क्वेश्चन। और अभी के लिए इसके कॉन्सेप्ट मैंने कवर कर लिए। तो अब अगला जो टॉपिक होगा वो हो जाएगा कंपाउंड बार, जिसमें मैंने बताया था पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है किसी 2 टेंसाइल मेंबर का, या कंप्रेसिव भी हो सकते हैं, मतलब एक्सियल लोडिंग को लेने वाले, सस्टेन करने वाले किसी 2 मेंबर का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कंपाउंड बार में क्या होता है, लोड डिवाइड हो जाता है और डिफॉर्मेशन सेम होती है। तो अगला टॉपिक वही होगा। थैंक यू।